अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इससे पहले कि आप उससे सवाल करें, आज मैं आपसे एक सवाल करूंगी क्योंकि फौरन आ जाता है कि और आज प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सवाल है मेरा आपसे भी, लेकिन आपसे भी प्लीज कीजिए। शुरू के लिए मैं बन जाती हूँ मोहम्मद शुएब, ठीक है? कैसे महसूस होता है आपको मोहम्मद शुएब बन के? बहुत अच्छा, मतलब बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए कि मैं आपको की एक्टिंग कर रही हूँ यहाँ। इस आगे के साथ कंटिन्यू करें सवाल मेरा कुछ ये है कि आप बताएं मुझे और आप भी बताएं मुझे कि आपका हिडन टैलेंट क्या है। यही मेरा टैलेंट है सवाल करने का, वो इसने ले लिया मुझसे। ये टैलेंट था मेरा। अरे ये कोई हिडन टैलेंट थोड़ी है, ये तो सबको पता है। ये तो टैलेंट, आप टैलेंटेड हैं तो आप इधर हैं, तो आप बात भी सही है। हिडन टैलेंट क्या है? हिडन टैलेंट क्या है? हाँ। मुझे लगता है कि मेरा हिडन टैलेंट काउंसलिंग है। ओके, मतलब आप अच्छी काउंसलिंग कर लेते हैं? मुझे लगता है मैं अच्छी काउंसलिंग कर सकता हूँ और मैं अच्छी काउंसलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खामोश रहता हूँ और मैं सुनता हूँ। आई एम अ गुड लिसनर। फॉर मी काउंसलिंग समटाइम्स मीन आप अगले बंदे को सिर्फ सुने। मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है। मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है ना कि आपके पास सोल्यूशन नहीं होता चीजों का, आप सिर्फ सुन सकते हैं और अगला इंसान जब बात कर लेता आपसे तो वो उसकी थेरेपी। और हर चीज का हल होता भी नहीं है। और हर चीज इसलिए नहीं होती कि उसको हल भी किया जाए। समटाइम्स चीजें होती हैं, वो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि उस टाइम सिर्फ आपको सिर्फ उस एनवायरनमेंट में कुछ देर सुन लिया जाए तो चीजें खासी बेहतर हो जाती हैं। वैसे आई एम ग्लैड कि आपने अपने ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि आपको पता है कि आपने फौरन सोचा है। मैं बहुत ध्यान देता नहीं हूँ इस बारे में। वैसे हम अक्सर यही करते हैं, हम एक रूटीन में लगे होते हैं। सुबह उठे, ऑफिस गए या स्कूल गए, या वो एक रूटीन होती है हमारे पूरे दिन की, हम वो फॉलो कर रहे होते हैं। अपने आप को तो हम वक्त ही नहीं देते हैं कि हमें पता हो कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, ये एक्टिविटीज हैं जिनमें हम मजीद इसको पॉलिश कर सकते हैं और मे बी हम एक नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये वाली एक जो चीज होती है ना, ये हमारे अंदर से शायद खत्म होती जा रही है। या बचपन में कि मुझे याद है, हम थोड़ा हमें वक्त मिलता था तो हम जब मिट्टी में खेल रहे होते तो शायद ये थेरेप्यूटिक किस्म की एक्टिविटीज होती थी ना, इससे आप कनेक्ट कर रहे होते थे। तो हमें मिट्टी में खेलने दिया जाता था, हम जो चाहते थे हम बाहर जाके खेलते थे, हम दूसरे बच्चों से बात कर, जब हम दूसरे बच्चों का टैलेंट देखते थे तो हमें ये ख्याल आता था कि शायद ये हम भी कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम नाज़रीन से पूछते हैं ना सभी कि इनको क्या लगता है, कभी सोचा है, कभी वक्त मिला ये सोचने का कि हिडन टैलेंट्स क्या है आपके अंदर जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको आप पॉलिश कर सकते हैं, जिनके साथ आप आगे चल सकते हैं? वेरी राइटली सेड कि हम अपनी रूटीन में, अपनी मोनोटोनस रूटीन में इतने ज्यादा लग जाते हैं कि फिर हमें सोचने का वक्त भी नहीं मिलता और शायद हम सोचना चाहते भी नहीं है। हम अपने और टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। एक जिंदगी मिली है, एक बार ही मिली है, इसको भरपूर तरीके से अगर आपने जीना है तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि अपने मैक्सिमम टैलेंट्स को यूटिलाइज करें। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करता हूँ, समटाइम्स आपको लगता है अच्छा ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता आप, मैं यहाँ कहता हूँ कि जिस वक्त आपको महसूस हो ना ये काम आप नहीं कर सकते, आप ठान लें कि आपने वही काम करना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कंफर्ट जोन इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट जोन से बाहर अपने आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालें। इतना ज्यादा भी नहीं, ये मेरे अंदर बहुत बड़ी मेरी खामी है, मैं बड़ी कम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को डालती हूँ, बट ये आपकी खूबी है कि आप काफी ज्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं, बड़ा अच्छा उसमें कर, और अक्सर आप मुझे भी डाल देते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, जो कि आई डोंट लाइक, बट स्टिल इट्स ओके। आई वांट टू बी, वही बात कर रही हूँ कि उस टाइम पे वाकई मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं क्या किया, क्यों किया इस दिन, लेकिन बाद में एग्जैक्टली मैं रियलाइज करती हूँ कि देखिए उससे मेरी ग्रोथ हुई, उससे मेरी लर्निंग हुई, वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी और शायद वो इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी मैंने बनाई हुई थी। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है ना, एक सिचुएशन होती है उसमें एक शख्स को लगता है कि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, नहीं इसमें जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरों को लगता है कि नहीं ये अगर जाएगा या जाएगी इस सिचुएशन में तो ये कर लेगी, निकल जाएगी और निकलना चाहिए। समटाइम्स ये भी होता है कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन में जब जाते हैं ना तो आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन के तौर पे बाहर आते हैं, बिकॉज़ आपने उस मुश्किल को गुजार लिया। और दूसरी बात ये कि कोई बात नहीं, क्या होगा अगर आप नहीं भी कर सकेंगे, ज्यादा आप नहीं कर सकेंगे ना, या आप खराब कर देंगे ना, तो सीख लेंगे वो भी। लर्न समथिंग एक्चुअली। तो आज आपने हमें व्हाट्सएप करना है, अब आपने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसका भी एक्सेस आपके पास है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपने हमें जरूर बताना है कि आपका हिडन टैलेंट क्या है, क्या आप अपने आप को वक्त देते हैं, क्या आपने कैसे अपने हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर किया, और वो आप हमें पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। कुछ लोगों का होता है हिडन टैलेंट, अच्छा आर्ट क्रिएट कर सकते होते हैं, कुछ सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकते होते हैं, बहुत सारे और टैलेंट होते हैं। तो आपने हमें जरूर अपना कंटेंट भेजना है और हम इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम कहते हैं आपका प्लेटफॉर्म है, उस पर इसको पब्लिश करने की पूरी कोशिश करें। और ये है जनाब प्लेटफॉर्म आपका, विच इज राइजिंग पाकिस्तान, जिसमें आप आते हैं हमारे दरमियान, जो कि आप में से बहुत से लोग जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, अपने अपने डोमेन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी।
सोसाइटी एंड टुवर्ड्स पाकिस्तान, उनको हम इनवाइट करते हैं अपने शो में। आज भी हमने ऐसे कुछ अमेजिंग गेस्ट को इनवाइट किया हुआ अपने शो में, लेकिन उनसे मुलाकात करने के लिए आपको थोड़ा सा करना होगा इंतजार। नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता बना लीजिए, उस बनाने के लिए हम आपको देते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सो जल्दी से आपने बनाना नाश्ता, टेबल पे बैठ जाइए, साथ साथ कीजिए नाश्ता और साथ साथ एंजॉय कीजिए राइजिंग पाकिस्तान को। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजा। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चटनी बनाई थी वो हम इसमें शामिल करते हैं। वाह जबरदस्त। आज आपकी किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा, गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉइलिंग में स्टीम होगी इसके लिए, इसका जो आयरन है वो भी इसके लिए बरकरार रहना है। ज़्यादातर खाना ना बच्चों के हिसाब से बनाते हैं, तो बच्चे जो खाएंगे वो बड़े को खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रही हूँ, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। रोटियाँ जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए, उसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। कि आज हम बना रहे हैं फ्राइड मोमोज। स्टीम ज़्यादा वो पसंद करते हैं। खाना अच्छा नहीं पकाना आता तो आपका सारे काम भी खराब हो जाता है। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। नमक का पहाड़ी सिलसिला एक तवील अर्ज़याती तश्कील है जो अमूदी चट्टानों, नोकीली चोटियों, लहराते हुए पहाड़ों और वीरान वादियों का मस्कन है। वेटलैंड ऐसा जियोग्राफिकल फीचर होता है जो साल का ज्यादातर अरसा ज़ेर आब रहता है। साइबेरिया से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और जहाँ की जंगली हयात हैं, ये सब इसकी बायोडाइवर्सिटी में और इस इलाके की वैल्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और ये जरा सीखने और सिखाने का सेगमेंट हमने रखा है। हमने सोचा कि हम हमेशा बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे थे, जो कि बहुत जरूरी है, और हम कहते हैं कि हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए और तालीम उसका हक है। एट द सेम टाइम हम ये चीज भूल जाते हैं कि तालीम के साथ साथ बच्चों को स्किल्स भी सिखानी है, क्योंकि डिग्री जब बच्चा हासिल कर लेता है और उसके बाद जब जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहा होता है तो बहुत सारी चीजें उसको नहीं पता होती। उसकी वजह ये होती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो किताब होती है उसको रटवाने पे जो है वो उसका जोर रखा हुआ होता है, कि बच्चों को जो स्किल्स होती हैं साथ जो कि जरूरी होती हैं वो हम नहीं सिखा रहे होते। लेकिन ऐसे में श्वेत कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि खुद इनिशिएट करते हैं, कुछ सीखते भी हैं और फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना देते हैं जहां पर बाकी स्टूडेंट्स आकर एब्सोल्युटली। आज ऐसी ही मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया है। शी इज वेरी यंग, जस्ट 18 years old, लेकिन 6 साल से जिस तरीके से स्किल्स पे फोकस किया उन्होंने, यानी तालीम के साथ साथ उन्होंने सीखा और अब इन्होंने कहा कि नहीं मुझे सिखाना भी है, ट्रेन भी करना है। तो लोकल डिजिटल सेंटर के नाम से जी इनका एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ये लोगों को सिखाते भी हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई गैप ईयर आपका हो या छुट्टियां आपको हो, समर ब्रेक हो, तो आप उसमें सिखाएं बच्चों को। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज में जाना, बच्चों को वहां पर भी जाके पहले तो एडवोकेट करना कि आपको सीखना है, यानी आपको इस डिग्री के साथ साथ अपने इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए कुछ स्किल है जो कि आपको सीखनी है, वो स्किल जो कि अलाइंड होती है आपके पैशन के साथ जो आप करना चाह रहे होते हैं। तो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं ट्रेनर है महाव फरियाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये अपना शौक था कि बहुत जल्दी जल्दी सीखना है और सिखाना है, या कि घर वालों की तरफ से था कि बस यही आपका रास्ता है कि फौरन सीखो, स्टडीज के साथ साथ ये स्किल भी, ये स्किल भी, ये स्किल भी? दरअसल बात यह है कि बहुत कम उम्र में मेरे बाबा को भी काम करना पड़ा, क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो उन्होंने सोचा कि ताकि हमें उस सेम मुश्किल से गो थ्रू ना करना पड़े, उन्होंने हमें काफी कम उम्र से हमें नई चीजें सिखाना शुरू कर दी थी। माई यंगेस्ट ब्रदर ही इज 11 और उसकी ट्रेनिंग अभी तक शुरू नहीं हुई, लेकिन उसकी अभी मिल रही है अभी जी। तो हमें बहुत कम उम्र में उन्होंने काफी ज्यादा हमें इंग्लिश मूवीज की तरफ और बुक्स रीडिंग की तरफ, इस तरफ हमने ही मेड अस गो थ्रू ऑल दैट। एंड कम उम्र से ही हमें वो स्कूल से छुट्टी करवाते होते थे ताकि हम ट्रैवलिंग के लिए जाया करें। जी उनके मुताबिक इफ यू स्किप जस्ट 1 day ऑफ स्कूल, अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जाओ, उसको सीखो, दैट्स लाइक 1 week वर्थ, बस एक दिन ऑफ ट्रैवलिंग लिख सकते। तो कम उम्र से ही हम पूरा पाकिस्तान भी घूमे और अभी रिसेंटली हम सऊदीया भी पूरा का पूरा सऊदीया हम पूरा घूम के आए। यस, हमारा मेन रीजन ऑब्वियसली सब हर बंदे का उम्रा ही होता है, बट हमने उम्रा भी किया लेकिन साथ साथ पूरा सऊदीया हमने बाय कार ट्रैवल भी किया था हमने। तो बेसिकली डेजर्ट में भी गए, लाइक फार्म्स पे गए, ये सब कुछ देखा। एक्सपोजर जो है वो बहुत जरूरी है, और ये आपके फादर ने रियलाइज किया कि जिसके जितने रिसोर्सेज हैं, हम ये बात नहीं करते कि आप किसी फॉरेन ट्रिप पे अफोर्ड कर सकते, जरूर जाएं। अल्लाह ताला की कायनात है, पूरी दुनिया हम एक्सप्लोर करना चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हम कहीं भी ना जाएं। थोड़े रिसोर्सेज आपके पास हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में आप जितना कर सकते हैं बच्चों को एक्सपोजर दें। ऐसा नहीं होता कि बच्चों को अक्सर शुरू में देखा है, बच्चों को बुखार हो रहा होता है, कुछ हो रहा था, नहीं स्कूल मिस नहीं होना चाहिए। वो बच्चा जिसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ उस वक्त ठीक नहीं है, वो अगर स्कूल चला भी जाएगा तो उसकी अटेंडेंस ही लगेगी, वो सीखेगा कुछ भी नहीं। और इसमें ये भी होता है सबीन के जब बच्चे बीमार होते हैं, स्पेशली हालांकि हम मौजूद से हट रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है बात करना, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि इन्फेक्शन हो रहे होते हैं बच्चों को, वायरल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। ऐसे में अगर बच्चा स्कूल जाएगा और 4-5-6 बच्चों को बीमार करके आएगा तो आपका बच्चा तो बीमार है ही, 4 को बीमार भी करके आएगा, वो भी साइकिल चल पड़ती है। बच्चे को घर बैठाएं अगर हम आते हैं मौजूद पे, बहुत जरूरी है, जो कि हम नॉर्मल स्कूल बच्चे जा रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग कितना आपको सिखाती है। तो मामले बड़ी प्यारी बात है कि उनके फादर की सोच थी कि अगर आप एक दिन स्कूल स्किप भी करते हैं, ये नहीं कि टेस्ट वाले दिन स्किप कर लें, नॉर्मल डे में स्किप करें, ट्रैवल करना है ताकि बच्चे और सीखें। सो आपने जरा बहुत कुछ सीखा है इस मामले में। अब आई कौन कौन सी स्किल आपने सीखी? बचपन से ही, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने हमें काफी ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई है, यस, वीडियो एडिटिंग और स्टफ लाइक दैट, और पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे डेवलप किए हैं। हमें वो फॉर एग्जांपल अमेरिकन वुमेन जो हैं, फेसबुक पे उनके अकाउंट्स होते थे, तो हमें वो लाइव कॉन्वर्सेशन करवाते होते थे, हम उनसे बात करते होते थे। जैसे हमारे पास ऑस्ट्रियन फ्रेंड्स भी हैं जो माउंटेनियर्स हैं, पाकिस्तान आते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए, तो उनसे बातचीत करना और लाइक लर्निंग न्यू स्टफ, ये सब कुछ हमें बचपन से करना। कि आप तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैंडल करती है, बहुत से लोगों के आधा खानदान आपके पीछे पीछे, हमारा अकाउंट भी तुम हैंडल करोगी, हमारा अकाउंट तुम हैंडल करोगी। यही सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये भी उसी के अंदर स्किल्स के अंदर आता है। ऑब्वियसली कि आप कस्टमर के साथ कैसे डील करते हो, आपने बात किस तरह करनी है, किससे आपने बार्गेन करना है, क्या बिजनेस चला रही है सबके
बेसिकली जब टाइम होता है हम यही करते हैं. ये बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज इतनी सी एज में तो सेंस ही नहीं होती चीजों को करने की. ऑनेस्टली हमने भी जब इस उम्र में अकाउंट अपनी फेसबुक नई आई थी बनाई थी, तो आज जब वो मेमोरीज में कुछ चीजें आ रही होती है ना, तो हमें शर्म आ रही होती है. हम कहते हैं कि शुक्र है मेमोरीज में आना शुरू होगी, कि हम डिलीट कर देते हैं. हम कहते हैं उस टाइम पे हम क्या कुछ लिख देते थे, आपको नहीं पता होता था आपने अपने अकाउंट को हैंडल कैसे करना है. तो आई एम सो हैप्पी कि आज की जनरेशन उसको ये पता है कि उसने अगर 18 साल 17 साल 16 साल 18 साल अकाउंट मत बनाए, लेकिन 18 साल हैंडल करिए दूसरों के ना. नहीं, वो तो है भी अपने बना सकती है. तो वो बात कर रही हूँ कि दे नो कि कैसे उन्होंने हैंडल करना है. बाकी आप कुछ लैंग्वेजेस भी सीख रही हैं? जी, मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रही हूँ. उसमें काफी आगे लाइक B1 B2 लेवल तक पहुंच गई हूँ. क्यों सीखी जर्मन लैंग्वेज? मुझे शौक भी था, और बिकॉज स्पेशली जो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रियन लोग भी हमारे काफी फ्रेंड्स हैं, और वो भी जर्मन लैंग्वेज सीखते. तो मैंने सोचा कि चलो कम्युनिकेशन काफी सारी आनी चाहिए, और अगर कभी फ्यूचर में अगर कभी मैं जर्मन कंट्री में जाऊं, तो मैंने बस बैठ के किसी रैंडम इंग्लिश स्पीकिंग जगह पे थोड़ी बैठना है. आपने लोकल से बात करनी होती है, ताकि आपको पता चले कि आपने जाना कहाँ है, आपने ताकि आपको कोई स्कैम ना करे बेसिकली. सारे ममालिक है वहां जहाँ पर उनकी जुबान आप ना आए, तो आप वहाँ पर चाइनीज बात करें, आप कोरिया की बात करें. इसके अलावा अभी आप जर्मनी की बात करें. जर्मनी में हमारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा वहाँ पर चले पढ़ तो रहे कुछ भी, लेकिन वो बहुत सारी वहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज अप्लाई नहीं करते. रिस्पेक्ट नहीं होती है ना उस लेवल की, अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं एट द सेम टाइम वो उनका क्राइटेरिया ही होता है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए. जर्मनी तो आई एम श्योर कि अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज में उस तरह से स्टडीज नहीं कराई जाती. काफी सारे ममालिक में अपनी भी लैंग्वेज में कराई जाती है. तो आती लैंग्वेज आती है तो आपके लिए वहां जाना पढ़ना आगे बढ़ना आसान भी होता है. अदरवाइज भी जब आप नई लैंग्वेज सीखते हैं, आपका दिमाग और जरखेज होता है और खुलता है, आप और आगे बढ़ते हैं, वो नए नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं आपके लिए. सो ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, दिस जर्मन लैंग्वेज, उसके अलावा क्या सीखा? वीडियो एडिटिंग भी सीखा, और ये फोटो एडिटिंग वगैरह सब कुछ होता है, ये सब कुछ हमने सीखा था साथ. अच्छा, अब आते हैं जो लोकल डिजिटल सेंटर आपने बनाया, यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, उनको स्किल दे रहे हैं? ये जो लोकल कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने जो डेवलप किया, वो बेसिकली आपके 5 किलोमीटर के दायरे में ऑन ऑल साइड्स, ये आपका बेसिकली लोकल एरिया, राइट? तो अपने नेबरहुड में सबसे पहले तो आपने यही करना है ना, अपने नेबरहुड को सिखाना है दूर जाने से पहले. तो हमने अपने नेबरहुड में ये सेंटर खोला बेसिकली, जहाँ पर जो वुमेन है और लेडीज स्पेशली जो यंग पीपल जो गैप ईयर ले रहे हो, यानी जो बस वेले बैठे होते हैं और उल्टे काम कर रहे होते हैं, तो हमने उनको इनविटेशन दी कि आप पास आए हमारे और हम आपको चीजें सिखाएंगे. तो ये हमने आई थिंक 5 मंथ्स हमने काफी टाइम किया था, और हमने बहुत ज्यादा लोगों को सिखाया भी. और ये हम कोल्ड कॉल्स कराते होते थे कि अगर आपने और कुछ नहीं करना, आप एटलीस्ट कोल्ड कॉल्स कर लें. तो अभी काफी लोग उनमें से कर रहे भी हैं कि वो यहीं बैठे बैठे वहां पर लोगों की मदद कर रहे होते हैं, अमेरिका में, यूरोप, एनीवेयर, सम अदर कंट्री, वहां पे कांटेक्ट करके उनको चीजें बताते हैं, व्हाटएवर. तो हमने उनको लाइक फ्रीलांसिंग का बताया कि फ्रीलांसिंग जिस तरह होती है, आप घर बैठे बैठे कमा सकते हैं. अगर आपको रेट्स पता हो, आपको पता हो आप कर रहे क्या हो. और ग्राफिक डिजाइनिंग भी इतना मुश्किल होना जरूरी नहीं है. आप आसान एप्लीकेशन, एग्जैक्टली, आप एप्लीकेशन ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके लिए आसानी पैदा करे. तो और आसान हो गया ना एआई के दौर में. एग्जैक्टली, एआई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन साथ बहुत आसान से एप्लीकेशन आप ढूंढ सकते हो जिसको उसको सीखना बहुत आसान होता है. सीरियसली, आप आधे घंटे के अंदर 20 आवर्स बेसिकली, बाबा कहते हैं कि आप कोई भी स्किल, गाड़ी चलाना हो, प्लेन उड़ाना, आप 20 आवर्स में आप वो सीख सकते हैं. अगर आप कंटिन्यूअसली बेसिक्स आपको पता चल जाते हैं. बट अगेन जो है वो आप बेसिक्स तो सीख जाते हैं, देन अगेन आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी डेडिकेशन होती है. तो वो 20 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस यही तो है. आप अगर कॉन्स्टेंटली 20 आवर्स कंप्लीट करो, आप काफी अच्छे लेवल तक सीख. किसी भी काम को अगर आपने सीखा, एटलीस्ट गिव 20 आवर्स. यस, एग्जैक्टली. मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव से हम कह रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि आप उसके कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, आप उनको जाएं. लेकिन 20 आवर्स आप माइंड में रखें कि आप ये नहीं कि बस मैं 10 मिनट लगाऊंगा ना मुझे सारा आ जाएगा. हाँ, कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा जल्दी भी आ जाएगा, कुछ लोग 40 घंटे लगाने पर एवरेज 20 आवर्स है. लेकिन हाँ, दैट्स वेरी राइट कि आपने वक्त देना है, देना है, एनर्जी आपने चैनलाइज करनी है अभी, तो फिर आप सीख पाते हैं. यूनिवर्सिटीज में जाना, वहां के स्टूडेंट्स को भी गाइड करना कि अच्छा जो फ्री टाइम है इसमें आपने कुछ स्किल सीखना है, इसके बारे में बताएं. अब ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो वेट करते हैं कि उनको अपनी डिग्री मिल जाए तब हम जाकर जॉब्स करें. लेकिन जब
उस वो टाइम आता है तो उनके पास कोई स्किल्स होते ही नहीं, तो कोई इनको हायर ही नहीं करता. तो आपको while you're doing university, while you're studying, आपको टाइम निकालना चाहिए, कोई पार्ट टाइम, कोई स्किल डेवलप करने के लिए आपको जॉब करनी चाहिए, ताकि इंटर्नशिप ज्यादातर आप फ्री में भी कर लें. इंटर्नशिप्स में कुछ ना कुछ करें. आप किसी कंपनी में किसी भी शॉप पे जाए, आप उनको बोलें कि मैं आपके लिए फ्री में काम कर लूंगा, बस क्योंकि आपका मेन गोल है सीखना. तो पॉइंट ये है. तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट, आपके पास कोई रेफरेंसेज हैं, तो आप जो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, आप स्ट्रेट आप कोई जॉब. तो वैसे आपने बड़ी दुखती रखते हाथ रखा है सबके कि फ्री में आप कोई काम सीख सकते हैं. बिकॉज आजकल तो इंटर्नशिप की अगर बात की जाए तो उसमें भी हमारे बच्चे कहते हैं हमारे पेड इंटर्नशिप है तो हम जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे. और सिर्फ पेड नहीं होता है, इतने पैसे दोगे तो जाएंगे. नहीं सर, हम अपने सीखने की अगर बात करें तो अनपेड कितना काम किया है आपने, कितना अनपेड काम किया, मैंने कितना अनपेड काम किया. ये कि भाई उस वक्त तो होता था कि ये इदारे से यहाँ पे मौका मिल जाए काम सीखने, और वाकई वो सीखना था, वो लर्निंग थी. इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारी आज की जनरेशन नहीं समझती. लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम जो इदारे पे कर सकते हैं वो पेड इंटर्नशिप भी ऑफर जरूर करें. इसमें ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आप किसी का, बिकॉज आजकल हालात उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इट्स बेटर कि किसी की फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है. लेकिन ये नहीं मिल रहा तो आप ये कहें कि नहीं हमने करना ही नहीं, हमने जाना ही नहीं, क्योंकि फलानी जगह पे हमें इतना पे नहीं किया जा रहा है जितनी हमारी डिमांड है. सो देन इस तरह नहीं होता. आपके इर्द गिर्द जो बाकी बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे आपके सर्कल में, क्या उनका भी इंटरेस्ट इस तरह है कि वो सीखें, डिफरेंट स्किल्स, लैंग्वेजेस सीखें, एक्सप्लोर करें, या बस वही डीमोटिवेटेड से है और बस हर वक्त जो है किताबों में खोए रहते हैं? ये भी करना एक माइंडसेट होता है. बेसिकली आपको डेवलप करना होता है, आपको स्टोरी रियलाइज करना होता है कि आपको करने की जरूरत है. और ऑब्वियसली सपोर्टिव पेरेंट्स भी चाहिए होते हैं, और लाइक आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए. तो अब मेरे जो इर्द गिर्द मेरे फ्रेंड्स होंगे, अगर मेरी क्लासमेट्स हैं, उनका ज्यादातर माइंडसेट नहीं होता. जैसे वो सोचते हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ, कि मैं जर्मन लैंग्वेज क्यों सीख रही हूँ बेसिकली. तो अब क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपनी चीजें करने का टाइम नहीं मिलता है, तो कहते हैं आप टाइम कहाँ से निकालते हो. टाइम तो निकालना ही पड़ता है. कैसे मैनेज करती है टाइम, थोड़ा मैं भी जानना चाहती हूँ. बिकॉज बाकी हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम तो थक जाते थे पढ़ के. सच्ची बात बता रही हूँ, नहीं दिल करता था कुछ और. अक्सर होता था खेलने का दिल, क्योंकि रूटीन ऐसी होती थी, सुबह स्कूल जाना है, वापस आना है, तो ट्यूशन जाना है, फिर जो है वो कुरान का टाइम हो जाता था, रूटीन होती थी हमारी एक. और फिर करते करते शाम रात खेलने कूदने का भी अक्सर दिल नहीं कर रहा होता था. हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? ज्यादातर अगर आप क्लासेस ले रहे हो, अगर आप फोकस होकर उसी टाइम पे सब कुछ समझ रहे हो और सीख रहे हो, और अगर आप स्पेसिफिक फोकस टाइम दे रहे हो, ज्यादातर इन दिनों में स्कूल जाते हैं लोग बैठे रहते हैं, कुछ और सोचते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो सब कुछ. तो अगर आप स्कूल के टाइम में आप पढ़ाई ही करो तब आप कर सकते हो. और जैसे मुझे जर्मन का बहुत शौक भी है, तो मैं घर जाकर जर्मन नहीं पढ़ती. मैं जो क्लास में उन्होंने सिखाया होता है मैं वही पढ़ के घर जाती हूँ, और मैं उन किताबों को हाथ नहीं लगाती, बस क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने फोकस होके ये पढ़ा हुआ है. ठीक है, कितना अच्छा जी. जो काम करें उस वक्त फोकस होकर करें, फिर उसके बाद कोई और काम करें, पिछले काम को बिल्कुल छोड़ छाड़ के दूसरे काम में फोकस करें. तो वाकई ये अच्छा है, बजाय इसके कि आप एक काम करें, दूसरा काम भी बेदिली से करें, दूसरे काम पहले काम का ख्याल आता रहे, तो फिर ना पिछला काम ठीक तरह से होगा ना अगला काम ठीक तरह से होगा. तो स्टे फोकस व्हाट एवर यू आर डूइंग. ऑल द बेस्ट जो आप कर रही हैं, इस तरह से आगे बढ़ते जाए, क्योंकि ज़ाहिर एट दिस स्टेज माशाल्लाह आपने जिस तरह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिस तरह से आपके अपने स्किल्स हैं, जिस तरह से आप उनको यूटिलाइज कर रही हैं, जैसे आप लोगों तक उनको पहुंचा रही हैं, इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल. और हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो ब्रेक लेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. खोल दो बुर्ज खलीफा का दरवाजा. मुझे दुबई की सैर करा दे प्लीज. ये उम्र मुल्क से बाहर जाने की नहीं, इस दुनिया से बाहर जाने की है. नहीं वो तो मैं कौन है जी, कौन है मैं कोई नहीं करने वाली घर के काम. मैं तो यहाँ पर खूबसूरत सी शहाना जिंदगी जीने आई हूँ. ठीक है, होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. नज़रीन बीबी को कार से कहना चाहते हैं, मैं जाके दसते हैं इस नौकरानी को इज्जत क्यों दे रही है. बता पुत्र कि तुम्हें इससे शादी की हुई है.
चांद तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपने बाजी से सिर्फ इतना कहना, चांद नहीं तो मैं नहीं। क्या है रे, किनका मुंडा है तू? और मैं किसी का मुंडा नहीं हूँ, मैं तो जो नमकीन चांदनी है ना, मैं इसको तो बिल्कुल नहीं रखने वाली। तो ठीक है भाई, तू ना रखी है, नमाकार नमे मुलाजम और क्या चाहिए। हाँ, इनको पता लगेगा कि चांदनी से पंगा है। एक बार मेरा सिल्वर बटन आने दो, मेरे अंदर में दुनिया को बताना है कि अंदर शय क्या। पहले चल के सिल्वर के बर्तन धो लो। हमारे नाम की एक ही बेच चल रही थी निको, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो। मेरा बस चले ना, तुम्हारा पूरा बचा रेस्टोरेंट बंद करा दे। वो जान, अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी। मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने। मैंने तो पानी छोड़ा जाकर, पानी पे मेहनत नहीं। 12 नान, निहारी, गाजर का रो और कुछ स्पेशल मैंने पैक करा के ना आपके लिए स्पेशल रखा मैंने। एक तो आपके अब्बा जी हमारी शादी करा के और आज अपने साथ कदर नहीं ले गए। कौन है वो कलमी जिसको आप मेरी जगह पे लाना चाहते थे? कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू, जिनमें अल्लाह की तरह तू खुद की है मेहमान नशीनों में। क्या बेवकूफी है ये? आपको लड़की की तस्वीर तो मुझे अभी तक नहीं भेजी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूँ, हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना। सस्ता तो उन बनाओ को डालता है ना पुरको, तुम्हारी नजरों की हो ना। तुम कमा की बात कर रही हो? ओए सुप्पा अंदरी को तो मैं दसांगी। और क्या मोहब्बत की लगी पड़ी हो तो एजुकेशन कैंपेन चला रही है। अगर तुम इसकी तरबियत के बात करते ना तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। जो सवेयर है, ये कितना फर्क होता है केसेस में? क्या बच्चे की जिंदगी कितनी चेंज होती है, कितनी सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है? जी, अब इसमें यह है कि देखें, आई बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, क्योंकि अब हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना वो शिफ्ट हो रहा है न्यूरो डाइवर्सिटी की तरफ। वी आर न्यूरोटिपिकल, व्हिच आई डोंट बिलीव, आई थिंक आई एम न्यूरो डाइवर्स टू। तो लेकिन ये कि न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है? तो अब उसमें यह है कि आज से 100 साल पहले आई वाज रीडिंग अ बुक ऑन न्यूरोडाइवर्सिटी, दे सेड दैट एंजाइटी भी थी, डिप्रेशन भी था, इस तरह की काफी चीजें थी जिनको हम कहते थे, स्किज़ोफ्रेनिया भी था जिसको हम कहते थे कि ओके दिस इज अ मेंटल इलनेस। बट नाउ ऑल these things, they are there and they are included in the child or in the adult, and it's normal because they are medicated or whatever. So after 100 years from now, autism is going to be like neurotypical also, because there are going to be so many kids, like abhi 1 in 35 hai, so it's going to increase, right? So ab jo mild to moderate bacha hai usme ye hai कि actually kal I was in Karachi, 9 साल पहले एक बच्चे की मैंने थेरेपी की थी, और वो बच्चा मुझे कल मिलने आया, एंड अगर आप उसकी वीडियो देखें तो आप रोना शुरू हो जाएंगे। ही
he told me his date of birth, Islamic, and you know, the calendar one, Western calendar, and he told me how old he is, and he actually gave a full speech. He was non-verbal when he came to me. So mashallah, आपने भी सीरियसली मेरे भी आ गए हैं। 9 साल पहले जिस बच्चे को जिस कंडीशन में आपने देखा तो अभी आई एम श्योर कि उससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती आपके लिए। लेकिन उसके साथ साथ उसकी मदर की अचीवमेंट की मैं बात करूंगी, बिकॉज व्हेन द मदर केम शी वाज डिप्रेस्ड. Today she is a behavior analyst. Wow! Yeah. जबरदस्त. So this is what we have to do. We have to make them empower themselves to be an advocate for their child. तो मुझे कल उन्होंने दुआएं भी बहुत दी. उन्होंने कहा कि जवाहर, what should I do now? I said, what I did with you, you have to do with other mothers. Yes. Wonderful. So that's going to be something which is, you know, pass it on, move it along, you know, kind of a thing. So again, mild to moderate, they are going to be amazing. कुछ बच्चे हैं जिनकी शादियां हुई हैं, उनके अपने बच्चे हैं, बिल गेट्स हैं, आइंस्टाइन हैं, you know, there स्टीव जॉब्स हैं, they all were diagnosed with mild autism. जो बच्चे थोड़े severe हो जाते हैं वो भी बहुत, I mean, they have in America, like I've seen them doing miracles, like उनकी vocational jobs हैं, they are living independently. थोड़ी सपोर्ट फिर भी चाहिए होती है। और जो बड़े नाम आप बता रही हैं वो भी सबके सामने हैं। सबके सामने ये बड़े नाम सामने, तो इसका मतलब कि टैलेंट में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। बीमार फोकस ऑन देयर पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है, आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, जो उनके प्लस जो उनकी स्ट्रेंथ्स है ना उसके ऊपर फोकस कर ले बस। That's very nice. अच्छा, एक जो स्पेक्ट्रम होता है, ये कैसे किस तरह से आइडेंटिफाई होता है? अच्छा, ये बच्चा स्पेक्ट्रम में इस जगह पे फॉल कर रहा है, माइल्ड है, मॉडरेट है या किस सिवियर है? अच्छा, अब इसमें यह है कि हमारा ना क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। कुछ साल पहले DSM-4 पे हम डायग्नोज करते थे तो उसमें डिफरेंट आते थे, 3 से 4 डिफरेंट कैटेगरीज आती थी। अब DSM-5 जो हमारा आया है उसमें एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक अम्ब्रेला आ गया है, ठीक है। अब उसी में हम सबको डायग्नोज करते हैं। उसमें अब ये है कि देखें, आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगी और समझाना चाहूंगी कि देखें, आप लोग सर्टिफाइड लोगों के पास जाएं बच्चों को डायग्नोज कराने के लिए। डोंट गो टू क्वैक्स, क्योंकि हमारे यहाँ क्वैकरी बहुत बढ़ गई है। और क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैं बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी देखती हूँ जो दूसरे इंस्टीट्यूट से आती हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होती। तो आपको वो रिपोर्ट्स चाहिए जिस तरह के इसमें डिफरेंट टेस्टिंग्स होती हैं, इसमें कार्स है, इसमें एडॉस है, ADIR है। तो जो लोग सर्टिफाइड हैं आप उनके पास जाएं, उनकी रिपोर्टिंग लेके आएं और वो आपकी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स होंगी, वहीं से डायग्नोसिस होता है। डोंट गो टू एनीबडी जो कि आप उनके ऊपर रिसर्च करें कि ये डॉक्टर वाकई जो कह रहा है वो है या नहीं है, एंड देन गेट दोज डायग्नोसिस डन। क्या ऐसा होता है कि बहुत से लोग जिस तरह डायग्नोसिस की बात करें, गलत डायग्नोसिस के साथ चीजों को लेकर चल रहे होते हैं? क्वैक्स के पास जाके, सम टाइम्स हम देखते हैं ना कि आप कहते हैं उसके फलाने के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, उससे दुआ करवा लो, ठीक है, दुआ का भी इतना करता है, लेकिन आपके साथ दवाई भी लेनी होती है। सो ऐसे में क्या ये गलतियां भी आपके सामने आई कि पेरेंट्स आए और उन्होंने बताया कि हम 1.5 साल 2 साल थेरेपी करवा रहे थे, वो गलत डायरेक्शन में करवा रहे थे? जी, ये होता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो ये भी एक ट्रेंड है कि कुछ, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ इट, आई मीन अल्लाह ताला के नाम में बहुत ज्यादा जो है वो पावर है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वो थेरेपी से निकाल के तावीज और इन चीजों की तरफ भी चले जाते हैं। ये बड़ा मसला है ना, ये बहुत बड़ा है। साया हो गया है। देखिए, बेसिक चीजें पे बात करना इंपॉर्टेंट है जी, कि ये इस तरह की मेडिकल कंडीशंस होती हैं और आज भी कहा जाता है साया हो गया है जी, भूत चिमट गया है, ये बहुत सारी हमारी जगहों पे और इसमें फिर वो होता ही है कि बच्चों का जब वो एग्जॉर्सिज्म करते हैं ना तो बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि एक्चुअली उस पर साया नहीं होता, बट वो जो उनका तरीका है ना, क्योंकि मैंने बच्चे देखे हैं जिनके यू नो दे pulled out their nails or you know they've hit them or whatever, so वो उसमें बहुत तकलीफ, और फिर मैं बहुत दिल दुखता है, बहुत तकलीफ होती है ऐसे बच्चों को देख के। तो ये भी इट्स नॉट द राइट वे टू गो, लेकिन थेरेपी इज द राइट वे टू गो। मेडिकेशन, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, मेडिकेशन अगर आप एक 2 साल के बच्चे को दे रहे हैं 5 ml, तो जब वो 19-20 साल का होगा तो उसको कितनी मेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी? तो आप मेडिकेशन दें, लेकिन उतनी दें जो कि जरूरी है, जो कि एजुकेटेड डिसीजन है किसी अच्छे डॉक्टर का। डोंट go for medication right away, always research and then go for medication. बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसे में जब हम थेरेपी कर रहे होते हैं तो कितनी तरह की थेरेपी, बिहेवियर भी हो रहा होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हो रही होती है, ये तो कितनी तरह की थेरेपी, और ये क्या
ہر بچے کی تھراپی ڈفرینٹ ہوتی ہے یا کہ کلیکٹیو تھراپیز بھی ہوتی ہیں, سیشنز کلیکٹیو بھی ہوتے ہیں, اور دوسرے کتنا ٹائم لگتا ہے نارملی ایوریج مائلڈ ٹو ماڈریٹ کا کیس اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں کہ اتنے وقت میں وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے؟ جی, اس میں نا دیکھیں دیر آر ڈفرنٹ کائنڈس آف تھراپیوٹیکل انٹرونشنز. جو ہمارا ادارہ ہے بیسز, اس میں ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں فزیکل تھراپی, آکوپیشنل تھراپی, بیہیویئرل تھراپی, ABA, اور ساتھ میں اسپیچ تھراپی. اب اس میں جو ہے نا ہمارے کمبائنڈ سیشنز نہیں ہوتے, بیکاز ہوتا یہ کہ جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں. آئی مین آئی ڈو اٹ آلسو, لیکن بیکاز آئی ٹریول الاٹ تو دین آئی ہیو پیپل ہو آر ٹرینڈ. تو وہ پہلے جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ بچے کو کون سی اسسمنٹ کی ضرورت ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنا کرائٹیریا چینج کر دیا ہے. وہ کرائٹیریا بھی ہے کہ میری پوری ٹیم یعنی کہ آکوپیشنل تھراپسٹ, اسپیچ تھراپسٹ اینڈ بیہیویئرل تھراپسٹ, وہ ایک پراپر کرائٹیرین بیسڈ اسسمنٹ ہے, اس کو ان چنکس کرے گا. ٹھیک ہے. اینڈ دے آر آل گوئنگ ٹو کولیبوریٹ اینڈ دین میک اے ڈیسیژن کہ اس بچے کو کون سی تھراپی چاہیے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو کنونشنل ایک طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ بس بچے کو آپ بولنا آ جائے یا اسپیچ آ جائے, لیکن دیٹ ڈزنٹ ورک. پہلے فوکس اسپیچ تھراپی پہ تھا. تو وی ہیو ٹو ڈو واٹ از بیسٹ فار دا چائلڈ اینڈ وی ہیو ٹو ٹریٹ دا چائلڈ ایز اے ہول. ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, نہیں, وی ہیو ٹو ٹریٹ دا چائلڈ ایز اے ہول. جب بچہ ہم دیکھتے ہیں بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے آپ اس کو گروپ سیٹنگ میں بٹھائیں. مونٹیسری میں ہماری ایک ہے جس میں ہم اس کو گروپ کراتے ہیں. نیکسٹ از انکلوسیو. تو دیٹس واٹ وی ڈو. پیرنٹس کی بھی ساتھ ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر وقت آپ سیشن لینے نہیں بھی آ سکتے. سم ٹائم کچھ لوگ دور بھی رہتے ہیں, سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بجائے اس دن ضائع ہو تو پیرنٹس گھر پہ کیا کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی گائڈ کرتے ہیں. تو ہمارے بیسس میں دیر از اے رول آف تھم دیٹ سارے پیرنٹس جو ہیں ان کی فری جو ہے ہم 40 آورس کی ABA ٹریننگ کرتے ہیں, جو میں کرتی ہوں. سو ایوری منتھ وی ہیو اے 40 آور ٹریننگ, اسے ہم کہتے ہیں پہلے وہ RBT تھی, اب وہ IBT ہو گئی بیکاز دا رولس ہیو چینجڈ انٹرنیشنلی. تو وہ پیرنٹس فری ٹریننگ لیتے ہیں میرے ساتھ, اور اس میں پھر ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ورک بیہیویئرلی ود دا کڈ. سیکنڈلی, جو بچے کا ایک انڈیویجولائز پلان بنتا ہے, ہر مہینے ان پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کو جس طرح اگر میں سیشن لے رہی ہوں نا بچے کا, تو آدھا میں لوں گی, آدھا پیرنٹس کو بٹھا کے کہوں گی اب آپ لیں. تو وی ٹرین دم آن سائٹ آلسو بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ وی اونلی ہیو دم فار 3 hours, دے ہیو دم فار 24 hours. ایگزیکٹلی. تو اس میں پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے بچے کے لیے, بجائے اس کے وہ صرف گوگل پہ ریلائی کر کے چیزیں دیکھ رہے ہو. تو ان پرسن ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے اداروں کے اندر, آپ ٹریننگ لیتے ہیں اور بچوں کے ساتھ آپ ٹائم اس طرح کا اسپینڈ کرتے ہیں جو کہ واقعی اسپینڈ کرنا, بجائے اس کے آپ چڑ جائیں, بجائے اس کے کہ آپ غصہ کریں, بجائے اس کے کہ آپ سم ٹائم مار بھی رہے ہوتے ہیں, وچ از ویری ویری رانگ. فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو تھراپی امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کے لیے بھی, تاکہ وہ فرسٹریٹ نہ ہو, بیکاز اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے. بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, وہ تو ایک نارمل بچہ ہے جس طرح ہم سب ہیں. تو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں بچے کو اور خود بھی اپنے آپ کو تھراپی کی طرف. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. امیزنگ ورک یو آر ڈوئنگ ایکچولی. لاسٹ میں ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. جو دے آپ کو انرجی, وائٹلٹی اور برین اسٹرینتھ. کیفلو بیسٹ ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. ہم ہر ہفتہ انتظار کرتے ہیں ویکینڈ کا, اور ویکینڈ ایٹ ہوم کے بغیر ہے نامکمل. جس میں ہم جانتے ہیں ستاروں کا حال, صحت کی ٹپس, اور ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف شعبوں کے نمایاں افراد سے. ہوگی ملاقات آپ کی فلم ٹی وی کے مختلف سیلیبریٹیز سے, اور ہوگی لائیو سنگنگ. کمپلیٹ پیکج آف ویکینڈ. تو دیکھنا مت بھولیے گا ویکینڈ ایٹ ہوم, ہر ہفتہ اور اتوار صرف PTV ہوم پر.
हाँ, मैं शादी से पहले माँ को कहा जो मुझे हो चुकी है। निकला ना सच्चा, पहुंच गया मेरे घर तक। अच्छी लगती है बस तो बैठ के बताओ ना, अच्छी लगती है। उसका कहीं किसी से कोई ताल्लुक वगैरह तो नहीं है? सीमा का ताल्लुक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कोई और है, तुम शादी किसी और से कर रही हो। तुम्हारे चेहरे की पसमानदगी बताती है कि तुम इस इलाके से नहीं। इस साफ जाहिर है चौधरी फलक शेर भी फंसा होगा, अब नहीं छोड़ेगा उसको। उस निकम्मे नियमों के जरिए चौधरी फलक शेर उस पहलवान नामी सांप का सर कुचल के रख देगा। काके पहलवान ने क्या जबरदस्त खाना तैयार किया है। असलम पहलवान अपना 2 लाख रुपया नहीं लेगा जी। मुझे तो लगता था मैं तुम्हारी मोहब्बत की आरज़ू अपने दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। कसम खा के तू किसी लड़की से मीटिंग के लिए तो नहीं जा रहा? तो कैसी बातें कर रही है तू नब्बो? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ने आज हमें ज्वाइन किया है। जहां जहां उनकी पोस्टिंग रही है वहां उन्होंने जबरदस्त काम किया है। अगर मैं रीसेंट पोस्टिंग की उनकी बात करूं, रावलपिंडी में वो तैनात है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बिनेश फातिमा, इनका मैं जिक्र कर रहा हूं। और अगर आप अभी सदर की तरफ चक्कर लगे आपका, तो सदर की एक नई आपको लुक नजर आती है। मरी रोड से आप गुजरे, सदर से फैजाबाद की तरफ जाए तो आप कहेंगे वाओ इज इट मरी रोड। अच्छा, इससे भी आगे आपको लेकर चलता हूं। अगर आप टूवर्ड्स राजा बाजार, हाँ मैं कहने लगी थी कि वो ऐसी जगह है जहां पर आप जाने से पहले 100 दफा सोच रहे होते थे। गाड़ी बनाने का नहीं सोचते थे, आप कहते गाड़ी कहीं पार्क करूं, मैं रिक्शा करा लूं, एज अ मेल मैं बाइक करा लूं। करता और लड़कों की कोशिश होती है कि बाइक पे चले जाएं, और औरतें खवातीन लड़कियों की कोशिश होती थी कि हम रिक्शे पे जाएं और बस उतर के हम वापस आ जाएं। बट अब जरा उसकी लुक बताएं। क्योंकि बिनेश ने ऐसा चार्ज संभाला कि उन्होंने कहा सब कुछ बदलेगा। तो सदर और मयूर का जिक्र मैंने किया। अब अगर आप राजा बाजार, मोती बाजार की तरफ जाएं तो आपको वाकई नजर आता है न्यू लुक। आप स्मूथली वहां से गुजर जाते हैं, क्योंकि पार्किंग के वो मसाइल नहीं है, इंक्रोचमेंट खत्म हो गई है वहां पर, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को उन्होंने लीड किया माशाल्लाह। सो ये तो मैंने बात की ना रीसेंट पोस्टिंग की, लेकिन अगर इससे पहले का जिक्र भी करें, इससे पहले वो एसपी सीआईए रह चुकी हैं, इससे पहले वो पंजाब में रिश्ता सर्व कर चुकी हैं। जो क्राइम यूनिट था, शी वाज द फर्स्ट लेडी जिन्होंने इसको लीड किया था पंजाब में। इसके अलावा जो फैसिलिटीज की बात करें, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज ये मुख्तलिफ जगहों पर उसको लॉन्च कर चुकी है। तहफ्फुज़ सेंटर उन्होंने बनाया, उसको रेप्लिकेट किया गया मुख्तलिफ जगहों पर। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सारा काम है जो कि जाहिर है वो इनके उसमें आता है। इसी वजह से लास्ट ईयर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस ने इनको 40 अंडर 40 में माशाल्लाह इनको रिकॉग्नाइज किया। सो ये हमारे लिए सबके लिए एजाज की बात है किस तरीके से ये अपने इस प्रोफेशन में लीड कर रही है, आगे बढ़ रही है। सो लेट्स वेलकम बिनेश फातिमा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन ऑल्सो। बहुत शुक्रिया आपका। आपके आने का शुक्रिया। आई एम श्योर कि बड़ी मसरूफियत होती है, लेकिन उसमें वक्त निकालना, वी आर ग्लैड कि आपने वक्त निकाला। रूटीन क्या चल रही है आजकल? आजकल आपको पता है बड़ी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं पंजाब के अंदर, टाउन प्लानिंग की, रोड मैनेजमेंट की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की। उसी सिलसिले में कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमने किए पिंडी के अंदर, उनकी आपने बात की। फिर हम ड्राइविंग स्कूल्स बना रहे हैं, कमर्शियल ड्राइविंग हमने लॉन्च की है खवातीन के लिए। अच्छा। इसी तरह ट्रैफिक इन्फोर्समेंट पे अब हमारा बहुत फोकस है। वायलेशंस को हम बड़ा स्ट्रिक्टली चलान कर रहे हैं, जिस तरह डेवलप कंट्रीज के अंदर ट्रैफिक वायलेशन लोग नहीं करते, और दैट्स व्हाई उनकी सड़कें सेफ हैं। यहाँ पे ट्रैफिक लॉस को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया जाता था, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड करंट आईजी पंजाब, हम बड़ा स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं। तो ये जो सब बातें आपने की ये इसीलिए मुमकिन हो सकी क्योंकि इन्फोर्समेंट हमने इन्फोर्समेंट हो रही है। और ऑब्वियसली जब तक नहीं होगी, आपने बिल्कुल ठीक बात की, और यही लोग हैं जो कि किसी बाहर मुल्क अगर जाते हैं तो वही रूल्स फॉलो करते हैं, Absolutely. जो कि अपने मुल्क में वो रूल्स ब्रेक करते हुए वो एक सेकंड नहीं सोचते कि हमारा मुल्क है। जस्ट बिकॉज फाइन बहुत कम था, थोड़ा सा बताइएगा कि अब चालान जो है वो कितना मैक्सिमम तक लोगों को हो सकता है और कितना केयरफुल लोगों को रहने की जरूरत है। चलान तो अगर हम बाहर से कंपेयर करें तो ये हमारे गवर्नमेंट फॉरम्स पे और अदरवाइज बात होती है कि हमारे चलान अभी भी बहुत कम है। इवन अगर हम डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी कंपेयर करें तो उधर से भी हमारे चलान कम है। जाहिर सी बात है ये पब्लिक को सोच कर के लोगों को बहुत परेशान ना किया जाए। हमारी जो गवर्नमेंट्स है अभी भी वो अच्छी बात है, वी लुक टुवर्ड्स पीपल कि पीपल फ्रेंडली हो और बहुत परेशानी में ना ही किसी को डालें। लेकिन फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो पार्क भी ठीक करते हैं, रोड क्रॉस भी ध्यान से करते हैं, लाल लाइट को भी क्रॉस नहीं करते, बेशक अकेले हो सड़क पे। लेकिन यहाँ पे दो चीजें, एक तो चलान कम है और दूसरा ये कि हमें कोई रोकेगा नहीं, हमें कोई पूछेगा नहीं, इसलिए भी हम बहुत ज्यादा वायलेशन करते हैं। गिरीश, अभी सुबह जिस टाइम पे हम लोग आ रहे होते हैं उस टाइम पर हाईवे क्रॉस कर रहे होते हैं लोग, हालांकि ब्रिज बिल्कुल साफ होता है वहां पे। और रमजान की लास्ट वीक में मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया जो मैंने खुद विटनेस किया, खातून थी रोड क्रॉस करी थी, मेरे सामने वाली गाड़ी थी, सो वो क्योंकि वो रोड के बिल्कुल बीच में रुक गई और फिर हाईवे पे आपको समझ नहीं आती कि आपने चलना कब है, रुकना, और फिर गाड़ी चलाने वाली आपकी इतनी स्पीड है आप कैसे ब्रेक अचानक से लगा देंगे। सो जो सामने वाली मेरे आगे वाली गाड़ी थी, मेरी गाड़ी बिल्कुल पीछे थी, तो उन्होंने उनको हिट किया, 3 कलाबाजी उन्होंने हवा में खाई, वो गिरी और उसी टाइम पर जो है उनका सर फटा है और बहुत बुरा हाल। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उन्होंने गाड़ी में डाला क्योंकि सांस चल रही थी, तो आई थॉट कि किसी तरह पहुंचा दूं। पहुंचाया, जब तक जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो वो गाड़ी में ही मेरी रास्ते में उन्होंने 3 हिचकियां ली हुई थी। तो ये रिसेंट एक वाकया मैं बता रही हूँ। तो मैं हैरान होती हूँ इस बात पे कि अपनी जान की परवाह तो करनी चाहिए ना। सारी गलती आप गाड़ी चलाने वाले पर भी नहीं रख सकते, लेकिन अगेन गाड़ी चलाने वालों को भी बहुत मर्तबा सोचना चाहिए कि ब्रिज के होते हुए आप रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे। आपकी बिल्कुल बात ठीक है। देखिए इसमें ना सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गाड़ी चला रहे हैं उनका भी काम है कि वो आराम से चलाएं, देख कर चलाएं, तेज मत चलाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हर बंदे को ना सिर्फ अपनी सेफ्टी का ख्याल करना चाहिए, उसको दूसरे की सेफ्टी का भी ख्याल करना चाहिए। अगर आप एक्सीडेंट्स को स्टडी करें जो कि एज ट्रैफिक पुलिस हम करते हैं, कई एक्सीडेंट्स दूसरे लोगों को बचाते हुए हो जाते हैं। और जो बचा रहा होता है उसकी गाड़ी उलट जाती है या उसकी बाइक उलट जाती है और वो मर जाता है, और ज़ाहिर जिसको बचा रहा होता है कट तेजी से करता है ताकि ये बच जाए। न्यूमरस ऐसी स्टोरीज आप खुद भी सुनते होंगे कि जो गलती कर रहा होता है उसको बचाते बचाते जो बंदा सही आ रहा होता है वो हादसे का शिकार हो जाता है। और मैं सबको कहती हूँ, अभी हम हेलमेट की ड्राइव कर रहे थे तो उस पर लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जी मोटरसाइकिल है, गरीब बंदे की सवारी है। कोई भी मोटरसाइकिल 60-70 हजार से कम नहीं है। अब तो 1.5-2 लाख की है, बहुत महंगी है। और हेलमेट जो है 1500 से 2000 के। और अगर आप बाइक लेने तो हेलमेट बाइक का पार्ट है। और दूसरी बात है कि वो हमारा तो फायदा नहीं है आप हेलमेट पहने, आपका फायदा, अगर आप गिरते हैं आप बच जाते हैं। तमाम मोटरसाइकिल रिलेटेड अमवात जो होती है वो हेड इंजरी से होती है। और जिसने भी हेलमेट पहनी होती है, हमारे सामने हजारों लोग हेलमेट पहन के बाइक से गिरते हैं, वो बच जाते हैं, उनका बहुत ज्यादा चांस है कि वो बच जाएंगे। और जो बगैर हेलमेट के गिरते हैं यंग लोग जो हैं वो उसी वक्त उनकी डेथ हो जाती है। और बड़ा अफसोसनाक है ये। और फिर हम हेलमेट पे बड़ी सख्ती करते हैं, हम अब तो बहुत सख्ती करते हैं, हम बिल्कुल रोक के फाइन करते हैं, चाहे कोई हमारे से लड़ाई करे, जो भी करे। समझने की बात है कि ये आपकी सेफ्टी है, बिल्कुल ये तो आपकी अपनी सेफ्टी है। दुनिया में कहीं आपको पता है मोटरसाइकिल तो क्या, साइकिल को बगैर हेड गियर के आपको चलाने नहीं देते। और हमारे यहाँ ये कि हम सेफ्टी का वाकई ध्यान नहीं रख रहे, नुकसान हालांकि उठा रहे, फिर भी समझ ही नहीं रहे। पता नहीं कौन सी जल्दी होती है कि बस हेलमेट नहीं पिक किया घर से, हमने खाम खा निकल के फिर हम वो हीले बाने नहीं मैं तो बस यहीं से दही लेने जा रहा था, ऐसी बात है, यही करने जा रहा था, मैं तो पिछली गली से निकला था। काफी इनकाउंटर होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक पुलिस में बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन होती है। उसकी वजह यही है कि आपने तो सिर्फ वायलेशन पे ही रोकना है और उसको आपने फिर चलान भी करना है, तो फाइनेंशियल भी उसका होता है। तो लोग आगे से कई दफा बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। अभी हमारे वार्डन भी कई दफा एक्सरसाइज कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने गलती नहीं है। और हम उनको रिपीटेडली, अगर अभी भी आप मेरा जो ट्रैफिक पुलिस का ग्रुप है तो उस पर पिन मैसेज ये है कि मिसबिहेव मत करें, सख्त मत बोलें। अगर कोई आदमी आपसे बदतमीजी करे अपने इंचार्ज के पास ले जाएं, पुलिस स्टेशन ले जाएं, लेकिन खुद उसको जवाब मत दें, खुद बदतमीजी मत करें। लेकिन
असल समझने की बात है कि ट्रैफिक पुलिस आपको जो भी कह रही है उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। ट्रैफिक पुलिस को चलान में से 1% का हिस्सा भी नहीं मिलता। हम ये इस पे होता है कि जैसे ना ईद से पहले या चांद रात पे भी या समटाइम्स न्यू ईयर पे भी ना हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जगह पिकेट्स लगी होती हैं, बहुत ज्यादा जगह रोका जा रहा होता है और चलान हो रहा होता है। कहते हैं टारगेट दिया होगा, इनको टारगेट अचीव करें। ये क्या कहानी होती है? टारगेट मिला होता है? कोई टारगेट नहीं होता। बड़ा मैं आपको इन ऑल ऑनेस्टी बता रही हूँ, पूरी पिंडी के जो 5000 किलोमीटर के ऊपर ट्रैफिक पुलिस का हुटा से लेकर टेक्सला तक चल रही है, उसको मैं ही बताती हूँ और मैं ही उनसे पूछती हूँ कि क्या आप कर रहे हैं। कोई टारगेट नहीं होता। देखिए हमारी पिंडी के अंदर जैसे अगर आपसे बात करूं तो बहुत ज्यादा वायलेशन है। अगर हम किसी सिग्नल पे खड़े होते हैं वहां देखते हैं तो 90% बंदे ने हेलमेट नहीं पहना। आपके सामने खड़े हुए देख रहे हैं पुलिस वाला खड़ा हुआ, 20-30 मोटरसाइकिल रॉन्ग वे पे आ जाते हैं। मेन सड़कों पे जहां बच्चे गुजर रहे हैं, औरतें गुजर रही हैं, बूढ़े गुजर रहे हैं, आम आवाम गुजर रही है, लोग दफ्तर आ रहे जा रहे हैं, मजबूरी अपनी किसी में निकले हुए, स्पीडिंग एक बंदा कर रहा होगा और उन सबको कट करता हुआ पूरी सड़क के ऊपर खौफ फैलाता हुआ जा रहा होगा। तो हमारे जो वार्डन्स खड़े फिर हम उनसे कहते हैं आप ये चीजें रोकें। अगर आपके सामने चलान हो रहा है आप उसको रोकें। और आपने ईद पे बात की, अगर आप देखें अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह की मेहरबानी है, इस ईद पे हमारा कोई हादसा नहीं हुआ पिंडी के अंदर। वरना आप पिछली ईदों पे निकाल लें, वन व्हीलिंग के दौरान कितने लड़के मर जाते हैं, ओवर स्पीडिंग के दौरान कुचलते हुए लोगों को निकल जाते हैं। जो हम नाके लगाते हैं, पिकेट्स लगाते हैं, वो ट्रेडिशनली उन पॉइंट्स पे लगाते हैं जहां पे ये वायलेशंस होती हैं और फिर हम बड़ा सख्त ऐसी वायलेशन पे क्रैक डाउन करते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि अमन अमान से दिन गुजर जाए। खुशी का दिन है, सुकून से सबका गुजरे, किसी के घर में भी कोई खुदा ना खास्ता डेड बॉडी ना जाए उस दिन। इस चांद रात पे आप अगर हमारा सोशल मीडिया पेज देखें, आई वॉज आउट इन ऑल मार्केट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई वन व्हीलिंग में हादसा नहीं हुआ, कोई गाड़ी किसी को टक्कर मार के नहीं गई। पिंडी के अंदर कितनी ईदों बाद हुआ है कि कोई पब्लिक सर्विस व्हीकल उल्टी नहीं जिसमें डेथ हो गई हो। और ये चेकिंग से और रोकथाम से और वायलेशंस को कर्ब करने से ही लोग ये नहीं समझते कि ये उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, किसी और का क्या फायदा है। और यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि अक्सर लोग जो फिर प्रोपेगेंडा करते हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, कोई कुछ भी कह देता है उठ के, वो कहते हैं जी के चलान करें इनका। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस को ना सिर्फ पिंडी में, पंजाब में और आई डोंट थिंक एल्सवेयर भी, ट्रैफिक पुलिस को रावलपिंडी या पंजाब के अंदर चलान के अंदर से 1 रुपया नहीं मिलता। हम 1 चलान करें या हम 100 चलान करें, इट डायरेक्टली गोज इन गवर्नमेंट एक्सचेकर, वी डोंट गेट एनी शेयर इन इट। ओके, तो हम जो चलान होली सोली करते हैं, चाहे वो हमारा वार्डन 1 चलान करे, 100 चलान करे, 1000 चलान करे, वो वायलेशन को ही रोकने के लिए करते हैं। हमारे वार्डन्स को बिल्कुल टारगेट मिलता है, वो ये मिलता है कि हम तुम्हें ना देखें कि आप चौक में खड़े हैं और आपके सामने कोई उल्टा आ रहा है या बगैर हेलमेट के गुजर है या ओवर स्पीडिंग करता हुआ गुजर है, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन का काम है इन ट्रैफिक वायलेशन को रोकना। वो ड्यूटी पे, और फिर आवाम को भी एक तो गलती की ऊपर से आपको कोऑपरेट करना चाहिए, बदतमीजी नहीं करना चाहिए। ईद का दिन हो, कुछ भी हो, वैसे भी अदरवाइज भी लोग अपनी ड्यूटी करने हैं, उस खुशी के मौके को, हर चीज को छोड़ के वहां पर होते हैं। आप देखिए मैं आपको बताऊं, हम तो पुलिस का तो देखिए काम है, हम तो जिस दिन अच्छा दिन होता है हमारी छुट्टी नहीं होती, ईद पे भी नहीं होती, 14 अगस्त, शब रात, हमारी तो सब जिस दिन ड्यूटी उसी दिन ड्यूटी होती है, जिस दिन खुशी का दिन होता है, जिम्मेदारी डबल ड्यूटी होती है। सबसे ज्यादा हादसे भी अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में खुशी के दिनों में होते हैं, क्योंकि लोग समाव अपनी खुशी को अनसेफ तरीकों से मनाने की कोशिश करते हैं। आपको बताऊं रमजान की मैं आपको एग्जाम्पल, जो हमारे सारी अफ्तारियां सड़क पे हुई, क्योंकि इधर से अफ्तारी होती है, उधर से लड़के वन व्हीलिंग करना शुरू कर देते थे। तो हमारी वन व्हीलिंग स्क्वाड जो हम सारे उनको रोक रहे होते थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, उनको चालान भी किया, उन पर FIRs भी दी, सब कुछ किया। इसी तरह से शब रात आती है, ईद आती है, कुछ भी होता है, रात को वन व्हीलिंग, ओवर स्पीडिंग शुरू हो जाती है, फास्ट ड्राइविंग लोग करना शुरू कर देते हैं, बसों में ओवरलोडिंग करना शुरू कर देते हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स की छतों पे सस्ते किराए देके बिठाना शुरू कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे खुशी के त्योहार हैं वो हादसों की नजर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तो हम इस पे बड़ा फोकस करते हैं और इसी वजह से ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये जो भी हमारी ईद गुजरी है, रमजान गुजरा, इसमें पिंडी के अंदर कोई ऐसा अल्लाह करे आगे सिचुएशन ऐसी ही रहे। ये जो एक वाइब क्रिएट हो जाती है ना कि अच्छा चीजें बेहतरी की तरफ है, लोग जरा अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, वायलेशंस नहीं कर चीजें बाकी उस तरफ जाए। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके ये सवाल भी रखेंगे जो अभी उन्होंने कहा ना कि अच्छा जब भी कोई ऐसा मौका आता है, ईद शब रात कोई ऐसा मौका, तो वो ड्यूटी पे होते हैं। कितनी ईदें फैमिली से दूर, ठीक है शाम को घर जाते हैं, अदरवाइज भी आप उस दिन बाद ड्यूटी पे होते हैं। सो ये जो एक फीलिंग होती है, इस पर भी एक कमेंट लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और ब्रेन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। न्यू
सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जान बचाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई खंजरों की धार की तरह तेज हो गए, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। बाबू आइए। कौन आइए? आइए नहीं होती, वो AI होती है। अच्छा जी, मुल्तान में रह के सराइकी भी गा रहे हो। सजना तो फुट के मौत नियम दी ए बंदे तुले मार घके दिन। डार्लिंग, कहीं आप जुगनी भी तो AI की मदद से नहीं लिखते? जुगड़ी AI नो कहती क्यों में दावे करती रहती, पढ़ के दस हाँ दिल दिया गल्ला उड़ क्यों बिल्कुल चुप हो रहती हो। डॉक्टर, मुझे अजीब सी बीमारी लग गई। तो मुझे बताइएगा भी मत। क्यों? मेरी हंसी निकल आती है। म्यूजिक एपिसोड मेरे बहुत फेवरेट्स होते हैं। इतने बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। आपका करियर मैं फॉलो कर रहा हूँ सिंस योर फर्स्ट एल्बम। हमारे पास खजाने हैं। What a fabulous performance! वेलकम बैक जी। बेनिश फातिमा हमारे साथ मौजूद है और बहुत मजे की उनसे बातचीत हो रही है। बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बड़ी एक वो होता है ना शुभ, हम ओवरऑल देख रहे होते हैं जब हमारी खवातीन आगे बढ़ रही होती हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتی ہے. ٹریفک آفیسر فرسٹ ٹائم اس پوسٹ پہ پہنچنا. ہاں, اور شعیب سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے, وہ آرڈر دے رہی ہوتی ہے, نہ کہ آرڈر لے, اور وہ اتنے اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کر رہی ہوتی ہے. جس طرح سے بریک سے پہلے بھی ہم لوگ یہ بات ضرور کر رہے تھے کہ کس طرح سے عید کے موقع پر راولپنڈی کی ٹریفک وہ کنٹرول رہی, کس طرح سے حادثات جو ہیں وہ کم ہوئے وہاں پر, بلکہ کوئی حادثہ ایسا رپورٹ نہیں ہوا. اور وہ یہی تھا کہ جو ہمارے ٹریفک پولیس تھی وہ روڈ پر تھی. لیکن شاید کیا ہی ہوتا ہے, عید کا دن ہو, سب اپنے اپنوں کے ساتھ ہیں, لیکن کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے محافظ بن کر اپنوں سے دور ہیں, لیکن وہ سڑک پر آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو دنیش, کتنی عیدیں ایسے گزری آپ کی جو ڈیوٹی پہ گزر گئی, گھر والوں سے دور ہوگی, اور پھر گھر والوں کا گلا ہوتا ہے اس میں کوئی؟ گلا تو دیکھیں ہوتا ہے. پولیس میں آپ جتنے بھی لوگوں سے بات کریں گے, ہمارے دوست اور ہمارے جو رشتے دار ہوتے ہیں نا, ان کا تھوڑا سا رہتا ہے کہ آپ ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیتے, کیونکہ ہمارا کام اس طرح کا ہے. پھر جو سب سے بڑا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اپنا ڈے پلان نہیں کر سکتے. آپ کا جب دن شروع ہوتا ہے, جس کی کوئی ورکنگ آورز ریگولیٹڈ ہوتے ہیں, وہ کمٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا شام میں آپ سے مل لیں گے, یا رات کو آپ کو ٹائم دے دیں گے, یا ویکینڈ پہ آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے. میں تو ہمیشہ کبھی کمیٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ جس دن آپ کوئی کسی کو کہہ دینا کہ آج ہم آپ کو, اس دن کوئی ایسا کام آتا ہے کہ آپ پورا دن سوری کہتے ہوئے گزرتا ہے کہ سوری یہ ہو گیا, سوری, تو وہ ظاہر لوگ تھوڑا دوست خفا ہوتے ہیں. فیملی تو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, ان کو اب تک عادت ہو گئی ہے کہ کس طرح کی ہماری جاب ہے. الٹا وہ بیچارے جب ہمیں کہیں انوائٹ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سوری آپ کو تنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہماری بڑی اچھی جاب ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں ہر دن اللہ کا بڑا شکر کرتی ہوں کہ آئی ایم ان دس پروفیشن. مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے یہ نوکری بہت اچھی لگتی ہے, مجھے اپنا کام بہت سیٹسفیکشن دیتا ہے, تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں. زبردست پیشن ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر پروگریس بھی تو آتی ہے. مجھے بالکل ریگریٹ نہیں ہوتا کہ اچھا کام زیادہ ہو گیا, یا رات نکل گئی, یا عید نکل گئی. میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میں بڑا خوش ہو کے کرتی ہوں. ایبسلیوٹلی. میں جب بھی پروفیشن کا, جب میں نے سوچا تھا نا کہ اب میں نے یونیورسٹی ختم ہو رہی ہے, اب کسی پروفیشن میں آنا ہے, تو میں پولیس میں ہی آنا چاہتی تھی. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں آ بھی گئی, اور مجھے اتنی ہی اچھی لگی جتنی پہلے آنے سے پہلے لگتی تھی. چیلنجنگ ہے ابھی بھی آپ کی جاب بینگ اے فیمیل؟ بیکاز نہیں, ناٹ بینگ اے فیمیل نہیں ہے چیلنجنگ. بینگ اے فیمیل بالکل چیلنجنگ نہیں ہے. ہمارے سینئرز بڑے سپورٹیو ہیں, پبلک بہت سپورٹیو ہے, کانٹری ٹو دا جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ اگر آپ خاتون ہیں اور آپ آئیں گی اور آپ کو لوگ کیا کہیں گے, پبلک بہت سپورٹیو ہوتی ہے. اتنی خوش ہوتے ہیں لوگ جب ہمیں پوسٹنگز پہ دیکھتے ہیں, اتنی زیادہ مدد کرتے ہیں. میں تو جہاں پہ بھی جاتی ہوں, لوگ بیٹا بیٹا کر کے ہر چیز میں سپورٹ, چاہے وہ ٹریڈ یونینز ہو, چاہے وہ مولوی حضرات ہوں, چاہے وہ جنرل پبلک ہو, پاپولیشن ہو. مجھے تو ہر پوسٹنگ میں بڑی سپورٹ ہے. اسپیشلی اینٹی انکروچمنٹ کے ٹائم پہ کریں, دینیش لیڈ کریں. آپ یقین کریں, جب اینٹی انکروچمنٹ تھی تو جو ٹریڈ یونینز ہیں, میں ان کو بھی اتنا شکریہ ان کا ادا کروں گی یہاں پہ. وہ جو بڑے بڑے انکل ہوتے تھے جو ٹریڈ یونین, وہ خود آ کے بتاتے تھے کہ ایسے کر لیں. اور الٹا جو کوئی ایک آدھ دو بندے بیچ میں پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے تھے, ان کو میں نے تو کبھی مینج بھی نہیں کیا, ان کو ہم انہیں کو بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ کر رہے ہیں, اور وہ خود اس کو اپنی طور پہ ہمارے لیے ہینڈل کرتے تھے. تو میرا تو پبلک کے ساتھ بھی ڈیلنگ بہت اپنی ساری, مجھے اٹس مائی 8th year in service now, ایکٹیو آپریشنل پوسٹنگ میں رہی ہوں تھرو آؤٹ. بڑا اچھا رہا ہے. یہ بھی تو پھر ایک آرٹ ہے نا پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا, بیکاز آپ ہر چیز ڈنڈے کے زور پہ بھی نہیں کروا سکتے. میرا تو بڑا فرم بلیور پولیس میں آ کے زیادہ ہو گیا کہ زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ کو پرابلم کریٹرز اور ٹرولز اور بلیز ہر جگہ ملتے ہیں, پولیس میں بھی. لیکن ایز اے پولیس آفیسر آئی ہیو میڈ اٹ اے پوائنٹ دیٹ آئی نیور گیو ان ٹو بلیز. اگر مجھے لگتا ہے کوئی بندہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے مجھے بلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو میں بالکل بلی نہیں ہوتی. میں بالکل آئی ٹیک ہم ہیڈز آن. I take them heads on. I don't listen to them, and I am very stern with them also. And I tell them that you are trying to bully me and you are trying to create a nuisance value, and I will not let it be. کیونکہ وہ ایک دو ہوتے ہیں, وہ زیادہ نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ نہیں بس ٹھیک ہے, خاموش رہوں, بس سائڈ پہ ہو جائے, اوائڈ کروں, اسکپ کروں سچویشن کو, نو, فیس کریں. مجھے لگتا ہے ویئرنگ یونیفارم ہم بلیز کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ جب ہم ایک ٹھیک کام کر رہے ہیں تو اس میں وہ ہرڈلز کریٹ کریں. اور دیکھیں, یہ کانفیڈنس بھی آپ کو تب آتا ہے جب 100 لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف 2 لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر یو کین ٹیک پتا ہے کہ میں ایک تو صحیح کام کر رہی ہوں, اور دوسرا ہے کہ سسٹم میرے ساتھ ہے, وہ پورا سپورٹو سسٹم میرے ساتھ ہے, تو لیٹس ڈو اٹ. اچھا بات ہے, کمرشل جو ڈرائیونگ کی طرف آپ لوگ قدم بڑھایا کہ خواتین کو کمرشل ڈرائیور کا لائسنس دلوانا, اس کی ٹریننگ اینڈ ایوری تھنگ. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا رجحان نہیں ہے اتنا
मतलब ट्रक ड्राइवर या एक्सकेवेटर या बड़ी बड़ी मशीनें जो ड्राइव कर रही होती हैं, ऑपरेट करते हैं, वो खवातीन नहीं होती हैं. हाँ, हमने थर में देखा था, थर कोविड प्रोजेक्ट में खवातीन को हमने देखा था ड्राइव करते हुए, बट स्टिल डंपर, यस, लेकिन अदरवाइज नहीं है. सो इसका इनिशिएटिव लिया, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस? आइडिया इसमें ये था कि मैडम सीएम का एक बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है महफूज पंजाब का, जिसके अंदर स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी सेफ्टी को हम इंश्योर करें. इसी तरह स्मॉग और बड़ा कुछ उसके अंदर है. हमने ये सोचा कि कितना ही अच्छा हो कि जो खवातीन हैं वो बच्चों की जो वैन्स होती हैं उनको ड्राइव करें और उनको स्कूल छोड़ें और उनको लें. फिर हमने देखा ये क्यों नहीं करती, और वो तो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, खवातीन के पास कमर्शियल लाइसेंसेज ही नहीं है. फिर हमने अपने ड्राइविंग स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया. पहले हमने अपने 5 ड्राइविंग स्कूल्स को इम्प्रूव किया. उसके अंदर हम प्रॉपर ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस कराए जो कि फीमेल्स हैं, और वो औरतों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग कराती हैं. फिर भी हमारे नंबर्स इतने इंक्रीज नहीं हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों लोग हमारे पास नहीं आ रहे, हमारे तो चार्जेस भी इतने कम है, इतनी अच्छी हमने फैसिलिटी बना दी है. एंड देन वी रियलाइज कि अगर ड्राइविंग स्कूल में भी एक औरत ने सीखने आना है तो पहले वो किसी को भाई को किसी को रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ले जाओ, फिर उसको कहती है मुझे वापस ले आओ. तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम. तो हमने इसका ये हल निकाला कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं औरतों के, जैसे कि स्काउट्स प्रोग्राम जहाँ पे होता है, या जो फीमेल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, वकार निसा, फातिमा जना, हमने अपने ड्राइविंग स्कूल प्रोग्राम उधर लॉन्च कर दिए कि अपने कॉलेज में ही या यूनिवर्सिटी में ही आप सीखें. उससे हमारे नंबर जो थे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गए. जहाँ 20-30 औरतें आई थी वहाँ 150-200 आना शुरू हो गई. जब हमारा ये ट्रेंड बन गया और हमारी फीमेल इंस्ट्रक्टर्स भी कॉन्फिडेंट हो गई, तो हमने अपनी फीमेल इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग करवाई है अब एलटीवी यानी कमर्शियल व्हीकल्स में. और अब हम खवातीन को कह रहे हैं कि आप सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी से आकर कमर्शियल ड्राइविंग सीखें और लाइसेंस लें, ताकि आप लोडिंग व्हीकल्स, पिक ड्रॉप व्हीकल्स चला सकें और रोजगार अर्न कर सकें अपना. इट्स वेरी नाइस. अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटीज के अलावा जिस तरह 5 सेंटर्स आप बता रहे हैं ड्राइविंग स्कूल्स हैं, अगर लोकेशंस बता सकें, और जिन लोगों को नहीं पता जो कि रावलपिंडी में रहते हैं, आसपास रहते हैं, और उनको वाकई ये होता है कि अच्छा मैं सीखना तो चाहती हूँ लेकिन कहाँ जाऊँ सीखने के लिए, समटाइम्स ये होता है कि आपको एक्सपेंसिव भी लग रहा होता है, तो आपने खुद कहा कि रीजनेबल भी है, तो इफ यू कैन गाइड देम कि अच्छा ये सेंटर्स है, यहाँ पे आप जा सकते हैं और इस तरह से आप सीख सकते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको चार्जेस का बताऊं. जो कमर्शियल ड्राइविंग अगर आप बाहर से सीखते हैं तो वो 60-65 हज़ार रुपए या 50,000 इस तरह डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्कूल है. हम 7,000 में आपको कमर्शियल ड्राइविंग सिखाते हैं. इसी तरह जो ड्राइविंग आपको सिखाते हैं आपके सामने ड्राइविंग स्कूल, वो 30-35-40 हज़ार लेते हैं 15 डेज के. हमारा ड्राइविंग 5,000 रुपए में और मोटरसाइकिल ड्राइविंग 3,000 रुपए में. सिमिलरली हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक स्कूटीज हैं जो हम आपको चलाना सिखाते हैं. हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं दे आर ट्रेन्ड, उनके पास ट्रेनर सर्टिफिकेट मौजूद है. दे आर प्रॉपर ट्रेन्ड कि किसी बंदे को गाड़ी कैसे चलाना सिखानी. अब मुझे भी चलानी आती है, आपको भी आती है, बट आप सिखा नहीं सकते. सिखाने वाले बंदे की पूरी ट्रेनिंग है, उसका पूरा मॉड्यूल है, उसमें थ्योरी की क्लासेस है, उसमें बाकी है. इसी तरह अगर आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, कई लोगों को रिवर्स में इशू रहता है, पार्किंग नहीं आती, तो फिर हमारे स्पेशलाइज कोर्सेज हैं जो 5,000 में 3 डेज हैं. रिवर्स ट्रेनिंग का एक अलग कोर्स है, हम आपको उसमें सिर्फ रिवर्स करना सिखाते हैं. फिर देयर इज अ पार्किंग ट्रेनिंग का स्पेशलाइज्ड कोर्स जिसमें हम आपको मुख्तलिफ जगहों पे पार्क करना 3 दिन में सिखाते हैं. हाईवे ड्राइविंग का कोर्स है, यानी कि अगर आपको लगता है कि छोटी जगह रश कम जगह पे तो मैं चला लेता हूँ, लेकिन बड़ी जगह पे बड़ी सड़क पे मैं नहीं, तो हम 3 दिन आपको सिर्फ बड़ी सड़कों पे चलवाते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए. अगर किसी को ड्राइविंग ऑलरेडी आती है, सीखी हुई है, डेली चलाते भी है, लेकिन रिवर्स पार्किंग रिवर्स ड्राइविंग नहीं आती, तो वो ये जो आप 3 दिन का ले सकते हैं, सिर्फ 3 दिन का. आपको हम उसमें रिवर्स करना, पार्किंग करना, हाईवे ड्राइविंग, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है 3 दिन का जिसमें हम आपको पूरी मैकेनिकल ट्रेनिंग देते हैं कि टायर कैसे चेंज करना है, ऑयल कैसे चेंज करना है, गाड़ी की क्लच ब्रेक का आपको कैसे पता चले ठीक है नहीं है, अगर आपकी गाड़ी कहीं रुक गई है तो फौरी तौर पर चलाने के लिए क्या क्या करना है, टूल बॉक्स कैसे ऑपरेट करना है. तो हम आपको एक फुल फ्लेज ड्राइवर बनाते हैं. कोई भी अप्लाई कर सकता है 18+? कोई भी, एनीबडी हुज 18+, खवातीन है, मर्द हजरात हैं, सबके लिए हमारे 5 ड्राइविंग स्कूल हैं. कलर सईदा, गुजर खान, टेक्सला और रावलपिंडी के अंदर एक न्यू टाउन के अंदर जो हमारी ट्रैफिक ऑफिस है उसमें, और जो कासिम मार्केट में हमारा ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं. और ये किसी वक्त भी आए अप्लाई करें और स्टार्ट नेक्स्ट डे? आने की भी जरूरत नहीं है, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं. सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का फेसबुक पेज इज वेरी एक्टिव. आपको कोई शिकायत है तब भी, आपको हमसे कोई सर्विस चाहिए तब भी, जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज. वहां पे हमारे नंबर्स हैं, हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं, उसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो भी हमारे फेसबुक के ऊपर गिवन है, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. और अगर आप आना चाहें तो
आप हमारी किसी भी ट्रैफिक पोस्ट पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे दफ्तरों में आके और नेक्स्ट डे से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी? महीने में 2 सेशंस होते हैं, एक यकम से 15 तक और एक 17 ऑनवर्ड्स। तो जो भी नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें उसमें आपका 15 days are enough? 15 डेज में। और फिर देखिए 15 दिन में अगर आपको लगता है ना कि 15 दिन में आपको गाड़ी की तो समझ आ जाती है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है मैं रिवर्स में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो 3 days तो का वो crash 3 दिन course वाला करिए। क्रैश कोर्स का। अरे भाई तो अच्छा, एक मेन कोर्स है साथ में क्रैश कोर्सेज भी है। जहां तक आपको लगे ना कि अच्छा नहीं मुझे पार्किंग का मसला हो रहा है, तो आप पार्किंग वाला कोर्स कर लें, तो बड़ा इजी हो गया। फिर आपकी पार्किंग का मसला समटाइम्स ये होता है कि बहुत आसानी हो गया है, हाँ, आपके पास 3 टाइम नहीं है days। कुछ, 3 days एंड देन यू गुड टू गो। और आई एम श्योर पिंडी में जिस 5 लोकेशन का जिक्र उन्होंने किया तो वो बहुत से एरिया कवर कर लेते हैं। लाइक टेक्सला का मतलब है कि वहां कैंट भी तिल सिंह जाने तक आपके पास पूरा एरिया आ जाता है। इस तरह डिफरेंट कलर सईदा या फॉर दैट मैटर डिफरेंट और लोकेशंस की उन्होंने बात की, तो बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर रही हैं, वहां पर जाकर आप आराम से सीख सकते हैं। स्कूटीज का रुझान कितना है स्टूडेंट्स में, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स में? आजकल देखते हैं कि जा रहे होते हैं ना स्कूटीज में, उस तरह की डिपेंडेंसी भाइयों पे या वालिद साहब पे आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम हो रही बच्चियां है, माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा होता है कि और बड़ा ही सेफली वो ड्राइव कर रही होती हैं। अगर आप फीमेल एम्पावरमेंट की कहीं पे भी स्टडी करेंगे ना, तो जो ट्रांसपोर्ट है ना, दैट्स अ बिग कंसर्न। commute बहुत इवन जब हम पुलिस के अंदर बात करते हैं कि ज्यादा खवातीन आए, व्हाट आर द इश्यूज के खवातीन नहीं आती, तो जो मेन एक इशू होता है ना कि खवातीन ज्वाइन नहीं करती, वो ट्रांसपोर्ट का होता है। तो इसको हम अंडरमाइन करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, अब आप देखें, आप एज मेल मुझे बताएं, आप तो कब से खुद ही आ रहे जा रहे होंगे, लेकिन हम जब ग्रो अप कर रहे थे तो वी वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समबडी कि हमें कहीं लेके जाए। तो आधी जगह पे तो आप इसीलिए नहीं जाते कि आप कहते हैं मैं किसको कहूं कि मुझे ले और छोड़े। सही बात। तो ट्रांसपोर्ट में इंडिपेंडेंस जो है ना, वो हर इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है। सही बात है। स्कूटीज का भी अभी पिछले 6-7 महीने में पिंडी में बहुत ट्रेंड बढ़ा है। हमने रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के अंदर अपने बजट से स्कूटीज परचेज की, इलेक्ट्रिक स्कूटीज, और उस पर यही हमने किया कि खवातीन बच्चियों के कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके हमने उनको स्कूटी चलाना सिखाया। और फिर आप यकीन करेंगे वो कई दफा अपनी स्कूटी पे आके हमें बताती है कि देखें ना, मतलब ये हम चला रहे हैं, बिकॉज आपका एक रिलेशन बन जाता है ना स्टूडेंट वाला उनके साथ, तो वो वापस आके हमें बताती है और हमें बड़ी खुशी होती है कि ये एक चेंज है जिसके अंदर वी आर प्लेइंग अ पार्ट। एंड देन जितने भी लोग इर्द गिर्द होते हैं उनके लिए सेफ स्पेसेस भी क्रिएट करें, उनको अनकंफर्टेबल ना करें। अब देख रहे होते हैं हमारी बच्चियां माशाल्लाह बहुत सेफली जा भी रही होती हैं और बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आ रही होती है कि अनकंफर्टेबल उनको किया जा रहा होता है। जैसे खलाई मखलूक कोई चल रही है या कुछ, आप सब मुड़ के देखना, आप वो कॉन्शियस हो जाता है इंसान। आप खुद सोचें आप कहीं चल रहे, आपको 10 लोग मुड़ के देखना शुरू कर दें, आप बीइंग अ फीमेल दोनों साइड्स दिखाऊंगी, दोनों साइड्स की बात करूंगी। बहुत ज्यादा जो है वो एक्नॉलेज भी किया जा रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगेन वो कह रही हूँ कि जो थोड़ा बहुत एलिमेंट ये वाला है, अगर वो भी कम हो जाए तो वाकई जो बिनिश एम्पावरमेंट की बात करिए ना, हम मजीद एम्पावर करेंगे हमारी बच्चियों को, जो कि बहुत जरूरत है आज। आपको पता है इसी चीज को काउंटर करने के लिए रावलपिंडी में पहली दफा पंजाब में हमने फीमेल सर्कल इंचार्जेस को लगाना शुरू किया उन सेक्टर्स और सर्कल्स के अंदर जहां पे हमारी खवातीन कम्यूटर ज्यादा थी, सिविल लाइन, कैंट, मेहराबाद, मरी रोड, गुजर खान। हमने फीमेल्स को सर्कल इंचार्ज ट्रैफिक का लगाया। यानी हमारा जो ट्रैफिक सर्कल है, शी वाज लीडिंग इट इन द मॉर्निंग शिफ्ट। और उसमें क्या हुआ, फिर हमने सिमिलरली जो लेडी टीएस थी, पहले उनको होता था हमें ऑफिस पोस्टिंग दे दें हमें अंदर, हमने सब लेडी टीएस को कहा कि नहीं, आपकी सड़क पे ज्यादा जरूरत है, आप सड़क पे विजिबल। अभी अगर आप पिंडी में जाएं दिन के टाइम, जिस वक्त ज्यादा औरतें निकल रही होती हैं, जो हमारी इवनिंग तक चलता है, 3-4 बजे तक, 5 बजे तक, आपको हमारी हर मेन सड़क के ऊपर फीमेल सर्कल इंचार्ज भी खड़ी नजर आएगी और फीमेल ट्रैफिक वार्डन्स भी खड़ी नजर आएंगी। तो जो उसका आइडिया ये था कि जो हमारी खवातीन गाड़ियां चला रही हैं, जब उनको एक फीमेल पुलिस सड़क पर खड़ी हुई नजर आएगी तो उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी होगा, और जो हरासर्स हैं या बुलीज हैं जिनको आप मेंशन कर रही हो, दैट इज अ बिग रियलिटी ऑफ आवर रोड्स, वो भी थोड़ा सा रहेंगे कि ये हमारी शिकायत हो जाएगी, हमें रोक लेंगे। हमारी फीमेल जो वार्डन्स हैं, दे प्रीएम्प्टिवली देखती हैं कि कौन ऐसे है जो कट लगा रहा है गलत, या फ्लिकर कर रहा है, या कोई इधर दाएं बाएं किसी खातून की फौरन रोक लेते हैं। फौरन रोक लेती हैं। अगर उस सिग्नल पे नहीं रोकती तो हम अगले सिग्नल पे रोकते हैं। हमने पिंडी में ये बड़ी एक्टिवली ड्राइव किया और इसका हमें बड़ा ज्यादा फायदा हुआ है। तो मैं बताऊं, आई एम सो प्राउड ऑफ द फीमेल वार्डन्स, क्योंकि वो इतना नोटिस नहीं होती ना, हम फिर भी आ जाते हैं और बात, इतना मुझे फख्र है उनके ऊपर। जैसे उस दिन मुझे कोई बता रहा था कि मैडम वो जो आपकी 22 नंबर वाली मैडम है ना, वो कोई इंक्रोचमेंट नहीं होने देती। तो बेसिकली वो जो हमारी फीमेल सर्कल इंचार्ज है, उसने पूरा इलाका साफ कर दिया।
इसी तरह से वो कहते हैं मैडम वो गुजर खान वाली जो है ना वो बड़ी सख्त है रक्षा स्टैंड के ऊपर, स्टैंड के ऊपर, और वो कैंट वाली मैडम वो बहुत चालान करती। तो यू नो वो जो खवातीन है उनकी इतनी अच्छी इन्फोर्समेंट है कि वो मेल्स को तो बाय फार पीछे छोड़ गई है। वेरी नाइस, और ये वाकई बड़ी अच्छी बात है। हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल सामने आ रही है जिस तरीके से वो कंट्रोल कर रही है इस ट्रैफिक को भी और इस माइंड सेट को भी, जिस तरह बिनी साहब ने कहा ना कि वो पहले से देख लेते हैं कि कौन कट गलत कर रहा है, कौन अनकंफर्टेबल कर रहा है किसी को, तो उसको तो लाजमी रोका जाता है। खवातीन है आई फॉर इट ना, Yes, उनको yes. पता होता है जो है और नियत से आ रहा है उसको फौरन रोक, उसको फौरन रोक बेटे से वो बहुत अच्छा है बिकॉज वाकई मतलब बीइंग अ फीमेल हम अक्सर, मैं तो अक्सर ये सोचती हूँ कि हम गाड़ी के अंदर भी अगर होते हैं ना, गाड़ी को हम बड़ा सेफ समझते हैं, उसमें भी आप देख रहे हो बाइकर्स बाइक साथ लगा लेंगे, पीछे जगह घर तक आपको प्रोटोकॉल देते हैं ना सभी, प्रोटोकॉल देंगे, घर तक आपको छोड़ के आएंगे ना, लेकिन ये उनको घर तक छोड़ने नहीं देना आपने उनको थाने तक पहुंचा। जब ऐसे होता है तो मेरे साथ जब होता है मैं तो कन्फ्रंट करती हूँ, मैं तो मेरी कोशिश होती है मैं गाड़ी साइड पे सेफली या मैं लगाऊं या मैं तो हॉर्न देना शुरू कर देती हूँ। तो जब आप हॉर्न पे हाथ रख लेते हैं थ्रू आउट तो इर्द गिर्द वाले भी अटेंटिव हो जाते हैं और साथ में वो भी ऊंची आवाज जब आती है उसके कान में तो वो भी, तो आपने कभी इग्नोर नहीं करना कि आप डर जाते हैं आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि आज आपने तो इग्नोर कर दिया, ठीक है आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था या आप डर गए आप निकल गए उस सिचुएशन से, वो किसी और को अनकंफर्टेबल करेगा। कन्फ्रंट करें बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा एक छोटा सा सवाल और भी रखते हैं, आपकी पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद पर्सनैलिटी में चेंज क्या आता है? सख्त पर्सनैलिटी हो जाती है, एक परसेप्शन है ना कि अच्छा अब ये स्पेशली जब हम यूनिफॉर्म पर्सनल्स की बात करते हैं, खातून है अब ये तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत सख्त हो गई होगी। आपको क्या लग रहा है मेरी पर्सनैलिटी? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और क्योंकि बहुत सारा लड़कियां हमसे बात करती हैं इसके मुतालिक, पुलिस आने के मुतालिक, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि किसी भी बंदे की वर्क प्लेस पे और घर पे पर्सनैलिटी सेम नहीं होती। और इसी तरह आपकी हर इंटरेक्शन में भी आपकी पर्सनैलिटी फर्क होती है। अभी मेरी जो जॉब है इसमें हमारी पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, बिकॉज आप डेली उन लोगों से डील करें जो कि सड़कों पर ट्रैवल करें, कम्यूटर्स हैं, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी फर्क होती है उनके साथ। लेकिन जो मेरी पिछली पोस्टिंग थी जो आपने मेंशन भी किया एज एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, आप हार्डकोर क्रिमिनल से डील कर रहे होते हैं, डकैत से, रॉबरी मर्डर से, रेपिस्ट से, किडनैपिंग फॉर रैंसम वालों से, गाड़ी चोरियों से, जो बड़े हार्डकोर क्रिमिनल, उनके साथ तो फिर आप जाहिर है बहुत सख्ती करते हैं और उसमें देयर इज नो अदर वे अबाउट इट। लेकिन जो विक्टिम्स होते हैं एट द सेम टाइम उनके साथ तो आपका बड़ा मैं अगर आपको सही बताऊं, मेरा तो विक्टिम्स के साथ बड़ा ज्यादा एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। मुझे उनकी मैं बड़ा फील करती हूँ कि व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, और मेरे तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जो 2017 की पोस्टिंग के भी जो लोग थे ना जो कि मेरे विक्टिम्स थे केसेस के, उनसे मेरा आज तक राब्ता है। आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट। मेरी हर पोस्टिंग पे वो मुझे मुबारक देते हैं, कुछ अच्छी बुरी बात होती है, कोई खबर आती है, वो हमेशा मैसेज करते हैं, तो उनके साथ आपका और तरह का रिलेशन होता है। लेकिन क्रिमिनल्स के साथ, वायलेटर्स के साथ सख्ती के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन, और पूरी दुनिया में ये ऐसा ही है। वायलेशन को एक सर्टेन लेवल ऑफ सख्ती के बगैर आप रोक ही नहीं सकते। नो डाउट, देयर इज नो अदर वे। दैट्स वेरी राइट। कोई मैसेज जो देना चाहती हूँ स्पेशली उन लड़कियों को जो कि आपको सुन रही हैं, चाहे वो इस पुलिस फोर्स में आना चाहती हैं या अदरवाइज भी, कोई मैसेज फ्रॉम योर साइड? लड़कियों को मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि आप पुलिस में आए, आप हर उस प्रोफेशन में जाएं जिसमें आप जाना चाहती हैं, और प्रोफेशन में आना बड़ा जरूरी है। और उनके साथ के जो मेल चैंपियंस हैं जैसे कि हमारे फादर्स, हमारे ब्रदर्स, हस्बैंड, ऑफ कोर्स उनकी सपोर्ट हमें है तो हम इतना अच्छा तरह से काम कर सकते हैं। आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करें। हम अभी भी हम कहीं बैठ के बात कर रहे थे कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें जो ऐसी फैमिलीज है जिसमें मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं या खवातीन बड़ी एक्टिव हैं, वो ज्यादा खुशहाल हैं। हाँ। और ये ग्लोबली ऐसे है कि जिधर पूरी फैमिली रिसोर्स को टेबल पर लाती है, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ब्रिंगिंग रिसोर्स टू द टेबल, तो वो खुशहाल होती हैं। और जब आपके पास अपनी लाइफ का एक पर्पज होता है, तो मैं अगर अपनी एग्जाम्पल ही दे सकती हूँ, मुझे लगता है अगर मैं पुलिस में ना होती और मैं अपने कैरियर में इतनी खुश ना होती तो मैं जितना अदरवाइज अपने बाकी चीजों में अच्छी हूँ या खुश हूँ, मैं इतनी ना होती। तो आपके जो प्रोफेशन है या जो आपकी जहाँ से आप खुद अपनी जात के लिए खुशी डिराइव कर रहे होते हैं, वो आपके हर रिश्ते को अच्छा बनाते हैं। तो अपने आप ड्रीम्स को फॉलो करें। और जैसे हम अपने हस्बैंड्स को, अपने फादर्स को, अपने ब्रदर्स को उनके कैरियर में सपोर्ट करते हैं, सेम सपोर्ट आप अपनी खवातीन जो है आपकी फैमिली में बिल्कुल ऐसे जी इक्वली सपोर्ट करें। दैट्स वेरी राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगले जितने भी पोस्टिंग अभी मजीद आपकी इस पुलिस फोर्स में आने बहुत कामयाब करें, इसी तरह से आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट करते रहे हम सब के लिए। नाज़रीन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।